देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब? आज माशाल्लाह तेल मेहंदी दे बड़े अच्छे आपने वैसे कपड़े पहने। थैंक यू। अब पुरानी पंजाबी फिल्मां वेखो ना ते दुल्हन दी भैन दा रोल ये कर दियां और अचानक फुल स्क्रीन दे उत्ते आके ना जिते वापस भज के जाके आंदी बारात आ गई। लेकिन आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है। जब आपने मैं कहा कि ये आज मैं पहनूंगी तो थोड़ी भी सोच नहीं है कि कैसे रुपया उत्थे ही होंदा। लेकिन वासे भाई नहीं जी नहीं, आज हो गई है। आज मैंने कामयाबी से तैयारों का मुंह उस तरफ कर दिया था। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ चीफ विप भी हैं पंजाब असेंबली में, जनाब राना मोहम्मद अरशद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट नबिहा गिलानी। वेलकम टू द शो नबिया जी। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो और मच। एक बड़े बहुत प्यारा शुक्रिया। शेर मैं लेकर आया हूँ जी। राना साहब के लिए। मेरी रूह में जो उतर सकें वो मोहब्बतें मुझे चाहिए, जो शराब हों ना अजाब हों वो रफाकतें मुझे चाहिए, जो मेरी शबों के चिराग थे, जो मेरी उम्मीद के बाग थे, वही लोग हैं मेरी आरज़ू, वही सूरतें मुझे चाहिए। नजर को नजर की नजर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, तुझे देखा है उस नजर से जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। राना साहब कैसे लगे आपको शेर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे प्यारे भाई जो हैं वो अवाम की दिलों की धड़कन है, तो जो वो अल्फाज बोलते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं। सर मेरा नाम कैसर पिया है, मियां नवाज शरीफ नहीं। अवाम के दिलों की धड़कन सर। कैसर पिया साहब, जब मैं रात को असेंबली से बजट या बिल पास करवा के जाते हैं ना, घर पहुंचते हैं जी, तो वो जब 11 बजे प्रोग्राम इनका आता है ना, तो फिर मुझे खुशी होती है, वो थकावट उतर जाती है। ये अल्लाह का देन है सर। और राणा साहब साढ़े पुराने दोस्त ने जी माशाल्लाह। अच्छा। और इंज ही फ्रेश रहंदे ने। अच्छा। पता नहीं केड़े मुल्कों रेजर लेके आउंदे ने। राणा साहब फौरन बता दीजिए, अगर बात रेजर के अंदर है फ्रेशनेस की, तो प्लीज मैं आपसे 2-3 दर्जन लूंगा, ताकि इनको तो मैं दूं। नहीं मगर मुझे बताइए, वैसे आपको किसी और ने भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कभी इस तरह? नहीं, मेरा ख्याल मेरी इस तरह से तवज्जो कम होती नहीं, है। आपकी तवज्जो कम है, लेकिन लोगों की तवज्जो आप पे होती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे बड़े प्यारे छोटे भाई हैं, ये इनकी मोहब्बत है और ये इनका बड़ापन है जी। मेरे अंदर तो कोई खूबी ऐसी नहीं। नहीं सर, आप दोस्त बहुत अच्छे हैं। और फ्रेश भी हैं माशाल्लाह। उन्होंने पता ना ये 3 साल और हुकूमत है, फ्रेश ही रहना। कैसे पिया साहब, इसमें खुशी बड़ी बात नहीं है। 2 दर्जन मेरे ऊपर मुकदमात हैं जी। आप पे भी 2 दर्जन? जी जी जी, 2002 में हुए, फिर 2018 में हुए, और फिर वो भुगत रहे हैं जी, अभी भी कोर्ट्स में हैं। तो सर जब 2 दर्जन मुकदमात हैं, तो फिर तो आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। वो कहकर बुलवाकर कहते हैं कि यार हमें गिरफ्तार कर लें, जरा नंबर बन जाए, और ये हम ऐसे करेंगे तुम ऐसे कर लो। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो हर पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत करता हूँ, उनकी भी करता हूँ, और एक ही गुजारिश करूँगा कि वो जिधर हैं वो साबित कदम रहें। पार्टियां बदलने वाला जो मुझे नहीं अच्छा लगता, वो लोटा ही होता है, चाहे नून में हो, पीटीआई में हो, किसी में हो, जो मुस्तकिल मजाजी के साथ खड़े हो जाते हैं। गुजारिश ये है कि ये जेलें, ये हथकड़ियाँ, ये एक पॉलिटिकल वर्कर, एक सियासी लीडर का माथे का झूमर होता है। और सर मैं मियाँ साहब की गल करना कि बड़ी रिस्पैक्ट है सारे नून लीग वाले दी नून लीग च, लेकिन मियाँ साहब जिन्ना प्यार राणा साहब नूं करदे शायद किसी नूं ना करदे। अच्छा जी। एक शादी ते मैं गया, एक दूसरे मुंह च बुरकियां पा रहे सन।
राणा साहब पता नहीं अभी उन्होंने एग्जैजरेट की है बात या इसमें कोई हकीकत में तो मियाँ साहब मेरे लीडर हैं और मैंने तो जब उनका पहला इलेक्शन था उस वक्त बहुत यंग थे, लेकिन फिर आस्ता आस्ता हमने बतौर वर्कर उनके नारे लगाए और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ में एक खूबी है कि वो यारों के यार हैं और मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए, डॉक्टर साहब आपको तो पता है पूरा पाकिस्तान परेशान था, तो फिर नवाज शरीफ ने हिम्मत की और 28 मई 1998 को 4 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके एटमी प्रेसिडेंट क्लिंटन के 6 खूनों को जूते के नोक पर लिखकर पाकिस्तान को एटमी ताकत और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने काम शुरू किया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने किया था, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन किसी इस्लामी मुल्क का एटमी प्रोग्राम डिक्लेयर करना ये अमेरिका, बहादुर या तमाम तागूनी ताकतों को मंजूर नहीं था, वो कबूल नहीं करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। सर मियाँ साहब दी ते राणा साहब दी मोहब्बत सर मोटरसाइकिल वो चलाते के मार दे। ये बात ऐसे ही है, जब घर का बड़ा या सरबरा अपने छोटों को डायरेक्शन देते हैं तो फिर छोटों को तो उसी तरह बे करना चाहिए ना। तो जो नवाज शरीफ हुक्म करते हैं पार्टी के लिए या मुश्किल या आसानी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल भी करते हैं, हम फिर डट भी जाते हैं, हम फिर खड़े भी हो जाते हैं। नविया जी आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। ओके, कैसी लगी आपको राणा साहब की बातें? अच्छी बातें हैं, ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है वाकई कि जब आपके घर का सरबरा आपके ऊपर उनका हाथ हो तो आपको उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, उनके कहे को मानना भी चाहिए। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी बातें। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? मेरा ताल्लुक लाहौर से। मुझे बताएं विजुअल आर्ट, जी व्हाई दैट? बिकॉज नथिंग एल्स। रियली? यस, कुछ और नहीं कर सकती थी मैं, मुझे था कि ये बहुत मेरे लिए। नदिया जी अगर मुझे इंग्लिश का पता होना मैंने भी इसी तरह खुश होना था। मगर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं स्कूल में अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है, फेल भी किया मैंने क्लासेस, वो मेरे एक डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, उसकी वजह से। तो मेरी अम्मा ने शुरू से ही मेरे इनबिल्ट किया था कि तुम ड्राइंग में अच्छी हो, तुम ये करना, तुम ये करना। तो पहले से ही मुझे था कि एनसीए में मैंने जाना ही जाना है। वो एनसीए में हुआ नहीं मेरा, तो लाहौर कॉलेज से फिर मैंने ग्रेजुएट किया। तो विजुअल आर्ट सबसे अच्छी फील्ड थी जिसमें मुझे हर चीज़ नज़र आती, स्कल्पचर भी, पेंटिंग भी, सिरामिक्स भी, प्रिंट मेकिंग भी, जिसमें सारों में मेरा इंटरेस्ट था। तो इसलिए फिर मैंने विजुअल आर्ट ही किया। और वाज देयर एनीथिंग एल्स? रामना जरा राणा साहब पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नबिया पेंटिंग ही क्यों चूज किया फिर? पेंटिंग इसलिए चूज़ की, मुझे लगता है वो मेरा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन था। मुझे लगता था कि मैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकती हूँ, जो कि आर्ट की फील्ड में मुझे लगता है सबसे कॉमन भी है, ठीक है, और सबसे इजी तो नहीं कहेंगे बट इट इज़ मोर रिलेटेबल, बजाय इसके कि मैं किसी सिरामिक में जाती या फिर मैं प्रिंट मेकिंग में जाती। तो इसलिए मैंने उस मीडियम को चुना जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो आराम से उसको कैच कर सकें। कभी ऐसा हो कि पेंटिंग की कोई और हो, बन कोई और गई हो? तो हमेशा, हर बार ऐसा होता है, इसीलिए फिर साढ़े को आए जब कुछ और आपका था, कोई बचपन में कोई और ख्वाब हो क्या, वो बनना चाहती है? कोई और ख्वाब नहीं था मेरा, कोई भी नहीं। यू वांटेड टू बी अ पेंटर? यस, मेरी हॉबी भी यही थी, इतनी मेरा क्लियर शौक थी आप? भी यही था, सब कुछ यही था मेरा कि मैंने बस आर्टिस्ट ही बनना है। राणा साहब आपका भी शौक था कि मैंने सियासतदान ही बनना है? मैं समझता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही मुकद्दर और किस्मत में लिखा जाता है, और फिर दूसरा आपके उस्ताद, आपके वालिदैन की ट्रेनिंग भी होती है। तो मैं क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और एक मुस्लिम लीग की घराने में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो आफ्टर मैट्रिक फिर सियासत को ही ज्वाइन किया और MSF को ज्वाइन किया, और फिर करते करते अब इस स्टेज पे पहुँच गए हैं। आज के इस दौर में हमारा जो फ्यूचर है वो ये नौजवान यंगस्टर तलबा और तालबात है, और मुझे खुशी है रियली, यही हमारी बेटियाँ और बेटे हमारे फ्यूचर है। मैंने प्राइमरी मिडिल ईदर से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गोड़शा से किया, फिर मैं शाहकोट गया 9th-10th की, उसके बाद फिर मैं टेक्नोलॉजी कॉलेज रेलवे रोड लाहौर दाखिल हुआ। तो मुझे तो नहीं पता था कि मैं MPA बनूंगा, मैं चीफ विप बनूंगा, मैं कैबिनेट मेंबर बनूंगा, लेकिन ये साथ साथ एक टैलेंट होता है। और जब सब एक डायरेक्शन एक बेटी या बेटे की हम पॉजिटिव सेंस में लेकर जाएंगे ना, तो रियली वो तरक्की करते हैं, चाहे वो जॉब करें चाहे वो बिजनेस करें। और अगर नेगेटिव सेंस की तरफ चला जाए तो ये हमारा जो फ्यूचर है, फिर जब हमारे सामने तबाह होता है, जब वो ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं कि फिर रिवर्स मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वालिदैन को परेशान होते हुए और उनके घर वालों को परेशान होते हुए देखा है, इसलिए मेरी कोशिश होती है
कि हम अपनी बेटियों और बेटों को वो चूँकि है ही फ्यूचर, है ही मुस्तकबिल, तो उनका मुस्तकबिल है उसका तयन करने का अख्तियार भी होना चाहिए और उनकी रहनुमाई भी होनी। और राणा साहब दी मैं इस तो अच्छी गल करना कि राणा साहब जिथे भी जाते हैं ना, किसी इवेंट ते जान, उत्थे बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, उन्होंने इनाम दे के जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ते अज भी आए ने ते मैनू 50,000 का ऐलान करके जाणगे। वेलकम बैक जी रबानिया। नबिया, जिससे आपने कहा कि आपसे पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती थी और फिर आप विजुअल आर्ट्स में आई तो आपने उससे सीखा, लेकिन उसको आपने यूज़ किया अपने आर्ट में एज ए थीम। आपको लगता है आर्ट वैसे टूल ऑफ लर्निंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझसे टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं होती थी, ठीक है, तो थ्रू आर्ट ही मैंने पढ़ा है। मेरी विजुअल लर्निंग, लिसनिंग, ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने अपनी जितनी भी करिकुलम है वो उसके थ्रू ही सारा कवर किया था। वीडियोस देख के या फिर ख़ुद से कहीं उस जगह पे जाके उसको लर्न करना, वो मेरा वे ऑफ लर्निंग था। तो ये ऐसे लोगों को केटर करता है कि जो उनको रीडिंग से समझ नहीं आती, अगर वो ताजमहल के बारे में बात करें या फिर बादशाही मस्जिद के बारे में बात करें, कुछ लिखा हुआ होगा उनको नहीं समझ आएगी, वो इमेज बनी हुई होगी या फिर वो खुद जाके वहाँ पे फिजिकली उन्होंने देखा होगा वो चीज़ों को, तभी वो समझ पाएंगे कि अच्छा कितने मीनार बने हुए हैं, कितनी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये पाक स्टडीज़ में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी इसी तरह से ये चीज़ें हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें आर्ट ही हैं। तो जैसे जैसे फिर मैं आगे तो मुझे पता चला अच्छा ठीक है, अब मुझे आर्ट के थ्रू कैसे उसको करना है। हैंड जेस्चर्स के साथ मैंने, क्योंकि मुझे 7 का नहीं पता था कि 7 किस साइड पे होता है, तो वो मैंने हैंड जेस्चर किया, राइट साइड पे ये होता है, लेफ्ट साइड पे इसको ऐसे करो, तो वो जो आपकी विजुअल लर्निंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है उससे। और बी और डी का नहीं पता था किस साइड पे होता है, तो जो लेफ्ट हाथ वाला होता है वो बी होता है, राइट हैंड वाला होता है वो डी होता है। बट द थिंग इज के डिसलेक्सिक बच्चे नालायक नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो बहुत ज़हीन होते हैं, वो बस उनकी रीडिंग और राइटिंग में मसला होता है। लेकिन अभी तो आप बहुत लाइक भी हैं माशाल्लाह, कामयाब भी हैं आप माशाल्लाह, और आपके फैंस भी बहुत ज़्यादा होंगे जो आपको पसंद करते होंगे। तो आप भी किसी की फ़ैन हैं वैसे ज़िंदगी में? मैं सबसे पहले तो अपनी अम्मा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझ जैसा डिफ़िकल्ट बच्चा उन्होंने पाल के बड़ा किया। डिफ़िकल्ट? बहुत डिफ़िकल्ट। हाँ, आप तो सबको पसंद होते हैं ना, वो तो सबकी जान होते हैं। तो एक ज़िंदगी क्या होता है ना ज़िंदगी में कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, जैसे होता भी है अक्सर। तो आएगा भी, अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में, अगर आया तो कैसा होगा? बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन अगर होगा तो मुझे ये है कि अंडरस्टैंड पहली चीज़ें करता हो तो अगले की, और अपने काम को लेके बड़ा सीरियस हो, मेरे काम को लेके बड़ा सीरियस हो, जो मैं कर रही हूँ मुझे सपोर्ट करें। ओके। क्योंकि आर्ट को बहुत से लोग सपोर्ट नहीं करते। तो प्यारा कितना हो, मेरे जितना? क्योंकि आप मेरी तरफ अगर उस प्यार से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि इससे प्यारा चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में से प्यारा है कोई नहीं। हर किसी के प्यारे की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। मेरे लिए प्यारे की डेफिनेशन होती है अगर वो इंटरनली अच्छा है तो वो वैसे ही खूबसूरत लगने लग जाता है, अगर एक्सटर्नली प्यारा होना उसके लिए मैटर करता ही नहीं है फिर। और प्यारा फिर भी जरूरी है। अच्छा, जैसे राणा साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, वासिफ भाई बैठे हैं, वासिफ भाई ने तो छड़ देने फुल तैयार होके भी प्यारे नहीं लगते। तो जैसे आप शादी करेंगी जिंदगी में, तो बिजनेसमैन हो या शोबिज़ में, जिस भी शोबे में होना उसके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी रियलिटी है। पैसा होना चाहिए, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी पहली से चीज नहीं है, कितना हो, इतना हो कि वो मुझे भी सपोर्ट कर सके और खुद भी सपोर्ट कर सके अपने मगर ये तो बड़ा रिलेटिव हो जाएगा फिर भैया कि सपोर्ट करना क्या होगा। सपोर्ट करना तो देखें 2-3 वक्त का खाना भी होता है, सपोर्ट करना तो ये भी होता है कि अब आप फॉरेन ट्रिप्स ले रहे हैं और ये भी आप लोग स्पोर्ट के जिम्मे में डाल लेते हैं। जी जी। और आर्ट सप्लाईज तो महंगे भी बहुत होते हैं। ये देखें ना, एक और निकला है स्पोर्ट एक और चीज हो गई। सब कुछ अपनी जगह पे बजाय, लेकिन एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। जब एक अच्छा इंसान होगा वो हमारी पूरी टीम में से तो वो कैसर पिया साहब ही हैं। वैसे भी मेरी शादी नहीं हुई और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ जी बिल्कुल, और इज्जत भी करता हूँ। पैसा बस थोड़ा सा कम है। नहीं, पैसा भी माशाल्लाह आपके पास अच्छा खासा ही है। तो आप क्यों परेशान है? वो आसान लोन स्कीम शुरू की है, शुरू की है ना, दे दे नहीं ना रहे, दे रहे हैं रियली। आप हेल्पलाइन पे अप्लाई करें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेटियां बेटे, हम तो उनको दे रहे हैं और बला सूद बला तफरीक और दे रहे हैं। जैसे लैपटॉप दे रहे हैं, जैसे ये ई टैक्सी हमने शुरू की है कि जो अच्छे यंगस्टर हैं, कारोबार नहीं है, गाड़ी ऐसा मेरे नसीब चंगे नहीं है कि मैं हेल्पलाइन ते फोन करता तो 15 ते मिल जाता है। बड़ा चलो अच्छी बात है। गाड़ी भी वैसे कौन सी हो, गाड़ी भी हो, घर हो, अच्छा बंदा होना चाहिए। नहीं, घर के लिए भी हम दे रहे हैं लोन। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਲੋਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ सर। बाद में पता लगे जी कैसे
10 रुपये तलाक का तो जी लोन दियां किस्तां नहीं देती सब। और कोई आप लोगों के पास देगो टेंटो का भी कोई स्कीम का है, कोई लोन मिल सके? मेरा ख्याल ये है कि आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया भी बुरा नहीं है। जी सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 15 लाख रुपया लोन दे रहे हैं, तो इसमें तो ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं बन सकता, इसके अंदर एक बंदा अपना घर किस तरह से बना ले? आपने जो कहा बड़ी प्यारी बात की, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आपका 5 मरले का 4 मरले का प्लाट अपना है, उस पर आपने घर बनाना है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई 15 लाख हम दे रहे हैं ना, उसमें कोई सूद नहीं है और पहला साल इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी। मेरे भाई जो बने हैं मेरे हल्के में या जो उन्होंने 7-8 लाख में जो सब वो घर बनाया और उसके बाद जो बाकी पैसे उन्होंने अपने बिजनेस में लगाए हैं, बिजनेस भी किया, घर भी किया। जो किराया आपने बाहर पे करना था 20, 25, 30 हज़ार, वो भी बचे, वो आपकी सेविंग हो गई। क्योंकि आज तो सब किसी अजीज से भी 15 लाख मांगे कोई देता नहीं है, कोई लाख देगा 2 देगा, घर नहीं बढ़ेगा। ये आपका घर बनता है और बन रहे हैं, लेकिन जो आपकी प्रपोजल है कि हमारी कोशिश की मजीद इसको बढ़ाया जाए, तो बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आई थिंक एक वो भी है कि डिपेंड करता है कि आप घर में क्या करना चाहते हैं, वेदर सिर्फ एक छत है जिसको आप कहेंगे कमरा है, 2 कमरे हैं, तो उस पर भी शायद ये मामला चेंज हो सकता है कि 15 लाख में क्या क्या बनेगा। और सर तुसी आज प्रोग्राम च मजा लेना है कि 15 लाख लेना है? जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिबगा आफाक है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किस चीज़ से मिलती है, नेचर से, लोगों से या म्यूज़िक से? मेरी इंस्पिरेशन तो बच्चे हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने अपना जो करियर का आगाज़ है वो 2017 में लिया था और मैंने वॉलंटियर किया था एक स्पेशल नीड वॉक के लिए, जिसमें जितने भी स्पेशल बच्चे होते हैं उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अवेयरनेस दिलवाते थे वो, ठीक है, कि मॉल की ज़िंदगी कैसी होती है, पार्क की ज़िंदगी कैसी होती है, मार्केट्स में कैसे होता है, तो वो उनको एक वॉक करवाते थे। तो मुझे वहाँ से आइडिया आया कि ओके मुझे इन चीज़ों को भी केटर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फिर मैं खुद ही आती हूँ इन चीज़ों में कि अगर हम न्यूरो डाइवर्सिटी को देखें तो वो बच्चे ना तो बिल्कुल इबनॉर्मेलिटी में आते हैं और ना ही बिल्कुल नॉर्मल में आते हैं, वो कहीं इन बिटवीन होते हैं। तो उनके लिए करिकुलम उस तरह से नहीं बनाया जाता। तो मेरी इंस्पिरेशन स्कूल से ही स्टार्ट हुई थी कि somebody has to talk about it, किसी को तो बात करनी है इस बारे में। तो मेरी इंस्पिरेशन वहीं से स्टार्ट होती है और फिर मैंने खुद स्कूल में भी जॉब किया हुआ है, वहाँ से मुझे पता चला अच्छा कितना रिजिड करिकुलम बेस्ड काम वहाँ पे करवाया जाता है। इवन आर्ट में भी सबसे पहले तो आर्ट कहता ही है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो जब आप बॉक्स में रख के आर्ट करवाओगे तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए मेरा सारा आर्ट की इंस्पिरेशंस निकलती ही स्कूल से हैं, स्पेशल नीड बच्चों से हैं, और जितने भी मैंने अभी इसके समर कैंप भी करवाया था एक, वहाँ से आती है फिर मेरी सारी इंस्पिरेशन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीनत अवैस है। मेरा सवाल मैम से है, आप अपनी पेंटिंग में पर्सनल एक्सपीरियंस को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं या जनरल थीम्स को? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ अपने आर्ट में, क्योंकि मेरा शुरू से ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही सारा काम रहा है। और मेरा ऑब्वियसली जो टॉपिक भी है वो भी मैं बचपन से उसको झेलती आ रही हूँ, तो मुझे यही था कि मैंने उसी के ऊपर बात करनी है, उसी को रिफ्लेक्ट करना है अपने आर्ट में भी। तो मैं एज अ प्रोटेस्ट अपने आर्ट को लेके चलती हूँ। तो मैं बजाय बोलने के मैं उसको अपने आर्ट में रिफ्लेक्ट करती हूँ कि लोग उससे अंडरस्टैंड करें कि डिस्लेक्सिया क्या है, उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसको कैसे केटर किया जाता है। आपने लाहौर में भी एग्जीबिशंस की हैं और कराची में भी की हैं, आपको क्या आर्ट सीन का फ़र्क नज़र आता है? आर्ट सीन का ये फ़र्क नज़र आता है कि लाहौर थोड़ा सा कमर्शलाइज्ड है, जो कराची है वो असल कंटेम्प्रेरी आर्ट को देखना पसंद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनाहिल जमशेद है और मेरा सवाल सर से है कि आपको क्या लगता है कि हमारी मैडम साहिबा MPA के आइडियाज़ सुनती हैं और उन पर अमल करती हैं? बेटा, जो मैडम मरियम है आपकी तरह बहादुर खतून है और वो एक बहादुर माँ भी है, और आज वो दिन रात मेहनत करती हैं। फ्लड आया है और वैसा वो 3.5 घंटे खतून होने के बावजूद देहातों में गई हैं, वहाँ ख़वातीन को मिले हैं, अचानक उन्होंने विज़िट किया है और अब भी जो उन्होंने तकरीबन 150 इनॉग्रेशन प्रोग्राम किए हैं, मतलब उनका कंपैरिजन किसी भी सूबे से करें, यकीन करेंगे वो कोई सिफारिश नहीं मानते। हम MP MNA हैं, अगर हमारी बात ठीक होगी तो वो ऑन करेंगे, नहीं होगी तो वो नहीं करेंगे। वो मेरिट पे काम करते हैं। जो बच्चे उनका तल्लक किसी भी पार्टी से है, उनको लैपटॉप दे रहे हैं, उनको बाइक दिए हैं, 30,000 मोटरसाइकिल दिए। उन्होंने भी जीतो पाकिस्तान शुरू करता है। यार
वैसे भाई यकीन करो जिंदगी तो मैं ज़िच हो गया। अच्छा ज़िच दा की मतलब ਹੁੰਦਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ यार मैं तंग आ गई मान हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਬਰਜਾਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਉੱਠੋ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ खा खा के ऐसे वर्गे डड्डू हो गए यार बच्चे फिल्म तो स्मार्ट होने चाहिए ने चौकस होने चाहिए हैंड होने चाहिए ने ओदी वजह पता ही की है यार फिजिकली कोई गेम ते करदे नहीं मैं क्या उठो गेम खेडो मोबाइल काट लेंदे कहंदे ने मोबाइल पे सारी गेमें है मैं क्या कोई काम करो अल्लाह दे बंदे हो कोई रिलैक्स होवो कोई फ्रेश होवो कहंदे ने पापा की करिए मैं क्या लाइब्रेरी जाओ किताबां पढ़ो तुहानू दुनिया दा पता लगे मोबाइल काट लेंदे ने कहंदे ने सारी किताबां दे विच मैं सवेरे बच्चे नूं उठाया मैं क्या तस्मे पा लेना बूट च कहंदा जी पापा पा लेना मैं क्या पा तस्मे यूट्यूब खोल के बह गया यार मैं क्या तस्मे नाल यूट्यूब दा की ताल्लुक है बिल्कुल कहंदे ने पापा इहदे विच तरकीब लिखी हुई है मैंने कहंदे ने पापा जे ये गल है ना ले चल सानू पार्क ओके मैं क्या शुक्र है ना दे दिल च ख्याल पैदा होया ठीक है ले गया पार्क ओके ओथे पानी पानी ओए होए इन्ना पानी इहदे तो भी बड़े बड़े डड्डू विच फिर रहे दसो बंदा की करे यार आखिर फिर मेरे दिल च ख्याल आया भाई इस मुल्क दे विच ज़हीन तरीन जिहड़ी शख्सियत है वो ते वड्डे मियां साहब ने ओहो कड्डिया फिर मैं डाला पहुंचे वड्डे मियां साहब मैनू वेख के हैरान उन्होंने क्या होया अचानक मैं क्या सर तुहाडे नाल गल करनी बड़ियां मैं क्या सी सड़कां बना लईयां बड़े पुल बना ले मोटरवे भी बन गए वो एंटरटेनमेंट वास्ते सी बच्चियां 26 करोड़ आवाम है कित्थे जाणगे ये फिजिकली डेड होंदे जांदे ने मैंने कहंदे ने दस फिर की करिए मैं क्या सर कोई एंटरटेनमेंट करिए ठीक है कहंदे ने उठ चलिए गए होटल ते जाके फिर तिक्के कबाब खवा के ले ओ मैं क्या सर ये एंटरटेनमेंट नहीं है फिजिकली होनी चाहिए बंदे दा ज़हन खुले कहंदे ने दस की करिए पौना घंटा मैं दिमाग बजाया मेरे ज़हन च कोई गल ही नहीं आई मैंने कहा मैंने सोच के दस देनी ठीक है वो वक्त मेरे ज़हन च आया डिज्नीलैंड डिज्नीलैंड मैं क्या पाकिस्तान दे विच असीं डिज्नीलैंड बनाउने लेकिन हुण कोई बंदा ऐसा होवे ना जिहड़ा मियां साहब दे बिल्कुल करीब होवे जिहड़ा उन्हां नूं ये मैसेज पहुंचा देवे भाई असीं हर वड्डे शहर दे विच एक डिज्नीलैंड बनाईए इस्लामाबाद फैसलाबाद लाहौर भाई ये प्लीज पहुंचाओ मेरा पैगाम आप पहुंचा दीजिए नाल ही ओ माशाल्लाह राणा अरशद साहब जी भाई मैं पूरी जिंदगी गुजारी है ना अच्छा कोई फायदा नहीं होया सारे 24 घंटे जो काम मैंने उठे ने पब्लिक चले गए ने उठे ने पार्लियामेंट चले गए ने भाई ना मैनू टाइम दिता ना घर वाले नु टाइम दिता अच्छा और बड़े ही नफीस तरीन इंसान घट बोलते ने काम ज्यादा करते ने केड़ा सोच रहे बाजी मैं किधरे वेख्या है मैं सोशल मीडिया ते किधरे ये नबीहा है विजुअल आर्टिस्ट वो की हुंदा कोई एक्टर होता विजुअल नहीं एक्टर नहीं होता आर्टिस्ट होता है वैसे की होता बाजी विजुअल में पहले विजुअल आर्टिस्ट होता है जो अपने एक काम में अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को डिपिक्ट करके एक्सप्रेशन बनाता है जो कि कनेक्ट करता है व्यूअर के साथ तो अपनी बात करते हैं अपना प्रोटेस्ट करते हैं थ्रू आर्ट वेरी गुड इन्हों कहते हैं ज़हीन तरीन बच्चे बिल्कुल लो नहीं समझ आई थैंक यू मेहरबानी इन्होंने नहीं समझ मैम कहना यह सेल्फी वीडियो क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे टॉप टॉप जा रहे हैं भाई बड़े लोग तरक्की कर रहे हैं लेकिन तरक्की की सूरत एक ही हो सकती है जे इंटरनेट हो अच्छा जी दियो अपना पासवर्ड वेलकम बैक जी प्लीज काशिफ हुसैन रावलपिंडी गुजर खान से मेरा सवाल सर के लिए है सवाल भी है और एक पैगाम भी है लीडरशिप के लिए कि बनिस्बत दूसरी पार्टियों के मुस्लिम लीग नून में वर्कर्स को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती है क्या वर्कर्स का काम जलसे में नारे लगाना और झंडे बांधना ही रह गया है जब मुश्किल वक्त आता है तो वही वर्कर जो है मार खाता है और जब सही वक्त आता है तो उस वर्कर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है अगर यही
सिलसिला जारी रहा वर्कर्स के साथ, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको वर्कर भी नजर नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आपके जज्बात और मैं आपकी कदर करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। देखना, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और जैसे आप मेरी बेटियाँ बेटे बैठे, मैं भी एक आम इंसान हूँ, कोई वडेरा, कोई खुदा न खास्ता मिल मालिक नहीं हूँ। आप हमारी कैबिनेट के मेंबर देखेंगे तो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और मरियम नवाज शरीफ काम करती हैं। जो आपकी बात है, आप बड़े प्यारे भाई हैं। अगर यही अपना घर स्कीम हम अपने वर्करों का नाम लेके कहेंगे कि ये राणे अरशद के आदमियों के प्लाट हैं और पैसे हैं, ये फलाने के हैं, तो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। चीफ मिनिस्टर क्रॉस द बोर्ड सबको ये सूरत दे रही है कि जो मुस्लिम लीग के वर्कर हैं वो हमारे माथे का झूमर भी हैं, हम उनके साथ हैं। और ये जो 1.5-2 साल होते हैं वो चीज़ों को मेरिट पर लाने के लिए ज़रूरी है कि हम आवाम की, पब्लिक की बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। अब वैसे साहब CCD एक ऐसा महकमा बना दिया गया है, स्ट्रीट क्राइम होता है ठाकुर साहब जी सर, आप और हम घरों से आ जाते हैं तो जो मोहल्ले में खड़े होने वाले टेररिस्ट होते हैं जो घरों में वारदातें करते हैं, ये जो सब एक स्पेशल फोर्स बना दी गई है कि कब्जा करने वाले, डकैतियों करने वाले, बदमाशी करने वाले और डकैती करने के दौरान जो वाकयात होते हैं उनको फ़ौरन निबड़ने के लिए ये CCD महकमा बना दिया गया और क्रॉस दी बोर्ड बनाया गया। और उसी तरह रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई है कि जो ओवर चार्जिंग करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनको मौके पर पकड़ना भी और गिरफ्तार भी करना और सजा भी देनी, ताकि आम आदमी। आज आप देखें कि जो आटा है वो 10 किलो जो है जी वो 750 रुपए का किलो। सर मगर उनका मसला वर्कर वाला है। वर्कर भी तो रोटी खांदा, आटे की गल होनी चाहिए। मगर वैसे आपको पता है कि राणा साहब जो चीफ विप हैं, आपको पता है चीफ विप क्या होता है? उस गरीब बंदे सानू तो जे पता होना चाहिए। सर बताइए चीफ विप क्या होता है? जो सब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12.5 करोड़ आबादी है और जो MPs की तादाद है वो 371 है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के MPs जो हैं वो 229 हैं। 16 जो हैं वो पीपल पार्टी के हैं, 11 जो है काफ लीग चौधरी शहजाद साहब के हैं और 7 IPPs के हैं और 104 जो हैं वो PTI से हैं। तो 368 का हाउस है। एज ए चीफ विप मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इजलास शुरू कराना है। पिया साहब, जो हमने कानून पास करना आपके लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि कोरम पूरा करना और वो 94 MPs होंगे, बैठे होंगे तो कानून पास हो सकता है। एक भी काम होगा तो लेजिस्लेशन रुक जाती है और ये मेरी जिम्मेदारी है कोरम को पूरा करवाना। और फिर डेली क्वेश्चन आवर होता है 1 घंटे का कि एक वजीर ने जवाब देने हैं, MPs के सवाल होते हैं, फिर ज़मीनी क्वेश्चन होते हैं, फिर वो महकमे के सेक्रेटरी और सब बॉक्स में बैठे होते हैं। जवाब दे हैं, गवर्नमेंट आवाम को जवाब दे है, आवाम के नुमाइंदों को जवाब दे हैं। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जो मर्जी करती जाए, नहीं, असम्बली में भी जवाब दे है, हर जगह पर भी जवाब दे हैं। और मैं तो अपने भाई के जज्बात सुनकर मुझे खुशी हुई है कि बड़ी जायज़ बात है और हम इनके जज्बात की कदर आपको समझ आ गया ना कि चीफ विप करता क्या है। बेसिकली जो पंजाब असेंबली का आपने देखी होगी तस्वीरें अक्सर, उसके अंदर वो जो सीढ़ियाँ हैं जो एंट्रेंस के ऊपर हैं, वहाँ पे राणा साहब खड़े हुए रहते हैं और फिर वहाँ पे खड़े होकर अंदर खुदा दे वास्ते आ जाओ क्लास शुरू होने लगे। अच्छा असेंबली के मॉनिटर ने, असेंबली के मॉनिटर है बिल्कुल। हमने असेंबली के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी रखी, वो आएँ, वो देखें। और मैं आपको भी दावत देता हूँ कि पंजाब असेंबली का विजिट करें। सर मैं नहीं आ रहा, वो पिछले दिनों मौका पड़ गया था, मैं तो नहीं जा रहा उसके बाद। और वो सर बंदा तगड़ा सी, वो मेरे वजह होंदा तो मैं गुजर खान तो लभना सी जाके। आप वैसे उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब वो मौका चला था? जी मैं मौजूद था और वो ऐसे नहीं होना चाहिए था और फर्स्ट टाइम ही हुआ है। यस। और वो हमारा बड़ा प्यारा भाई है हसन रियाज, बड़ा यंग MP है, उधर से भी यंग ही था। और जिसने मुक्का मारा है वो मुनासिब नहीं, वो PTI का मेंबर है और वो अपने बेंच से उठा है और आकर किसी मस्जिद मेंबर पर हमला करना, ये किसी भी सूरत कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर होता ही नहीं है। और मेरा ख्याल कि जो उन्होंने पहले किया, उनके 26 अरकान ने हमला किया हमारे मिनिस्टर पार्लियामानी अमूर मियाँ मुश्तबा साहब पर जब बजट पेश कर रहे थे। जी सर। चाहिए तो ये था कि बजट सुनते, उसमें जो उनको चीज़ पसंद ना आती पॉइंट आउट करते, हमें कहते कि ये फलां डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाया जाए, उन्होंने सुना ही नहीं सर, क्योंकि उनको पूरा बजट पसंद नहीं आ रहा था। उनको बुजदार पसंद है,
तो वो अब हम कहाँ से लाकर दें, जो ना बोलता था ना कुछ करता था, खाता पीता था। नहीं जी, राणा साहब, अभी हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रहे, तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, वहां पे सही जवाब के साथ 5000। जाना है नहीं जाना जनरल नॉलेज पे आपकी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? चलिए मैं खेल लेती हूँ। आप पहले खेलेंगे, ठीक है। वेरी गुड। नबिया, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, सज्जल अली और हानिया आमिर। सज्जल अली। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं RM नईम, अनवर सईद और आबिदा ताहिर। अनवर सईद साथ पिक्चर लूंगी। अनवर सईद साहब पिक्चर होगी। स्माइल किनको दे रही है? स्माइल दूंगी RM नईम साहब। और फ्लोर किसका आ गया? और जो फ्लोर आया वो 3rd वन। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान सदीकी और अली जफर। अली जफर। अली जफर रहेगा चांद पे। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब अली अमीन गंडापुर। उस्मान बुज़दार। कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और रबानिया शर्जील। रबानिया शर्जील। मैं भी 35-37 मिनट ताड़ियां तारीफा करता रहा जी। राणा साहब, सर बता दीजिए, फिर आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपकी हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ओ मेरे ऑप्शंस आपके पास जो है राणा साहब वो हैं मोहतरमा माहिरा खान और मोहतरमा सबा कमर। कमल साहब कर लें। अच्छा, अभी भी आपका कमर का शौक पूरा नहीं हुआ? जी सर, ये बता दीजिए राणा साहब, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे यार मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज रशीद साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब मुश्तबा शुजा-उर-रहमान साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? एहसन इकबाल साहब। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? परवेज रशीद साहब। और फ्लोर किसका आ गया है? मुश्तबा शुजा। मुश्तबा साहब मेरे भाई, हम इकट्ठे बैठते हैं, मैं उनको फिर बेचारों को आपने इस चक्कर में। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं सर, स्पेस रॉकेट में। राणा साहब किसको साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब अता तारड़ और जनाब फैसल खोखर। फैसल हमारा बरखुरदार है, साहब खोखर साहब का बेटा है, उनको कहेंगे वो उधर रहें और अता साहब इधर हैं। ठीक है, अता साहब इधर रहेंगे। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल को तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे उनको जवाब दे देंगे वापस, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन रख के ना दूसरे कमरे में निकल जाएंगे। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब, मोहतरमा जकिया शाहनवाज और मोहतरमा बेगम इशरत अशरफ। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मरियम औरंगजेब साहब। मरियम औरंगजेब साहब की कॉल फौरन उठा ली है। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? वो दोनों मेरी बड़ी बहनें हैं, मेरे कलीग हैं। बस फिर वो गई हैं। ये कहा वो बेचारे गए, बरखुरदार भी गए, दोस्त भी गए। जकिया शाहनवाज साहब जो है तो मैसेज पे जवाब उनको दे दिया है जी। और फोन रख के कमरे में आप बाहर जा रहे हैं। आप इशरफ साहब को मैं कहूँगा कि मैंने टेलीफोन रख दिया। ठीक है सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं राणा साहब, बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब मुराद सईद और मोहतरमा महविश हयात। गंडापुर साहब। गंडापुर साहब होंगे जी वो। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब हमजा शहबाज और जनाब इसहाक डार साहब। हमजा साहब बड़े शौक से देखते हैं ये वाला सेगमेंट। हमजा साहब को देंगे जी, और डार साहब बड़े भाई हैं, उनको रिक्वेस्ट। ओके, बड़े भाई आप पहले बोल देते हैं कि डार साहब बड़े भाई हैं तो मैंने समझ जाना था कि जवाब क्या होगा। राणा साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। नबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, और आप सबकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।